Hello friends, today in this video I will discuss chapter number 6 of MP Land Revenue Code. Already MPLRC 1959 के मैं 20 plus videos बना चुकी हूँ which are available on my channel. आप playlist में जाके मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में देख सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. चैप्टर 9, चैप्टर 10 and then section number 248, 250, 250A which is important for means, सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे. तो आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 लैंड एंड लैंड रेवेन्यू कवर करते हैं. ये चैप्टर जो है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो सेक्शन नंबर 59 है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 6 जो है ये सेक्शन नंबर 57 से स्टार्ट होता है और ये एक्सटेंड होता है सेक्शन नंबर 60 तक. ठीक है, तो कम ही सेक्शन है, एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे. तो पहला सेक्शन देखते हैं. पहला सेक्शन बोलता है स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड. तो ये बहुत सिंपल सेक्शन है. ये बोलता है ऑल लैंड्स बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट ऑल सच लैंड्स इंक्लूडिंग स्टैंडिंग एंड फ्लोइंग वाटर, माइंस, क्वेरीज, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व्ड और नॉट एंड ऑल राइट्स इन द सबसॉइल ऑफ एनी लैंड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है, जो भी लैंड स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, उसके साथ साथ कोई भी अगर नदी है, फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, कोई भी नहर है मतलब स्टैगनेंट वाटर है, माइंस हैं, क्वेरीज है, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट चाहे रिजर्व्ड हो चाहे ना रिजर्व्ड हो, या कोई सबसॉइल है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की मानी जाएगी. प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल सेव एज अदरवाइज provided in this code be deemed to affect any right of any person subsisting at the coming into force of this code in any such property. तो इस कोड के आने के टाइम पे जिस व्यक्ति के पास जो राइट्स थे वही रहेंगे, मतलब इस कोड के आने के बाद वो अफेक्ट नहीं डालेगा. ये आपका प्रोवाइजो कहता है. इस कोड से मतलब है 1959 में जब कोड आया था तो उसके पहले अगर किसी व्यक्ति के पास राइट्स है तो वो राइट्स वैसे ही रहेंगे. अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे. सेक्शन नंबर 58 ये बोलता है लायबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास लैंड है तो उसे लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा उस लैंड का. तो इसका कंटेंट बोलता है ऑल लैंड इन वॉट एवर पर्पज अप्लाइड एंड वेयर एवर सिचुएट इज लायबल टू पे पेमेंट ऑफ revenue to the state government except such land as has been wholly or partially exempted from such liability or under this code or by special grant of or contract with state government or such land which is wholly or partially exempted from such liability by notification issued in this behalf by the state government. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी एरिया में मध्य प्रदेश में लैंड रखता है तो उसको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा तब तक जब तक कि वो लैंड एग्जेम्प्ट ना हो. अगर वो एग्जेम्पशन की लिस्ट में फॉल करती है, वो लैंड किसी भी लाइक नोटिफिकेशन से स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर चुकी है तो लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा. ये था आपका सेक्शन नंबर 58. अब सेक्शन नंबर 57 एंड 58 में काफ़ी सारे पहले सबसेक्शन हुआ करते थे लाइक 2, 3, 4 58 में भी, लेकिन 2018 अमेंडमेंट है, उसके पहले वाली अमेंडमेंट से भी उनको हटा दिया गया है. तो अब दोनों में एक ही एक सब सेक्शन है. हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं. सेक्शन नंबर 58A ये बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. तो अभी हमने ऊपर बात की कि आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा अनलेस एग्जेम्प्टेड. अब वो उसी एग्जेम्पशन की बात कंटिन्यूएशन ऑफ सेक्शन 58A में दे रखी है. ये बोलता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड नो लैंड रेवेन्यू शैल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ any holding up to 2 hectare used exclusively for agriculture purposes or such other land used for non-agriculture purposes as the state government में notification specify. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर agriculture purposes के लिए लैंड रखता है और वो exclusively agriculture purposes के लिए लैंड है, तो अगर उसके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर लैंड है तो उसको लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, तो मतलब 2 हेक्टेयर जो है अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है तो लैंड नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जेम्प्टेड है. दूसरा बोलता है कि अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड रखता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई मिनिमम एरिया नहीं दे रखा है. लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर सकती है कि कितनी लैंड एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी. एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन
होल्डिंग मीन्स द सम ऑफ ऑल लैंड्स हेल्ड बाय द पर्सन individually and his share in the lands held by him jointly if any in the entire state. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि होल्डिंग का मतलब क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली कोई लैंड होल्ड करता है या जॉइंटली, सबको होल्डिंग माना जाएगा। और अगर एक व्यक्ति स्टेट में मतलब एमपी में इस पार्ट में लैंड होल्ड करता है, इस पार्ट में लैंड होल्ड करता है, तो सबको जॉइंट माना जाएगा कि हाँ इस दोनों को मिला के कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 59। जो सेक्शन नंबर 59 है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें टोटल 12 सब सेक्शन है। ठीक है, तो ये लंबा सेक्शन है और अभी तक मेंस में मेरे नॉलेज में नहीं आया है एमपी में, तो आगे आने के चांसेस हैं। इसमें 2018 में भी अमेंडमेंट हुई है तो तभी इसकी वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और 2020 में अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, उससे भी इसके सबसेक्शन 9 को अमेंड किया गया है। तो जो 2020 की अमेंडमेंट थी, देखिए 2018 में क्योंकि एमपीएलआरसी में बहुत मेजर अमेंडमेंट हुई थी इसलिए सबको पता है, लेकिन क्योंकि 2019 में अमेंडमेंट बहुत कम थी, बहुत कम सेक्शंस में अमेंडमेंट की गई थी, इसलिए उसके बारे में सबको नहीं पता है। और जो ये इसकी एनफोर्समेंट डेट है ना वो है आपकी 12 फरवरी 2020, मतलब 2020 की 12 फरवरी से ये 2019 वाली जो अमेंडमेंट है वो लागू की गई है। तो अमेंडमेंट का नाम था मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019 और इसका नंबर था 14/2020 और इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो 12 फरवरी 2020 है, ये आप याद रखिएगा। और इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो है 7 फरवरी 2020। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हो सकता है कि इन डेट्स में से या नंबर में से कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अब वापस हम आते हैं सेक्शन नंबर 59 में। ये बोलता है लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर विच लैंड इज यूज्ड। तो जिस पर्पस के लिए लैंड यूज़ की जाएगी उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। आगे हम इस सेक्शन में देखेंगे कि सपोज एक पर्पस के लिए लैंड यूज़ की जा रही थी और इन बिटवीन या कभी भी उस लैंड को डाइवर्ट कर दिया गया है किसी और पर्पस के लिए, तो उस केस में जो बकाया लैंड रेवेन्यू होगा, सपोज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पहले लैंड यूज़ की जा रही थी, अब वो उसको चेंज करके उसका पर्पस है कमर्शियल पर्पस कर दिया गया है, इंडस्ट्रियल पर्पस कर दिया गया है, तो वो लैंड डाइवर्ट कर दी गई है दूसरे पर्पस के लिए, तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू चेंज होगा। तो वो जो लैंड रेवेन्यू चेंज होगा उसमें जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा वो कैसे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कैसे डिसाइड होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसेक्शन 1 है वो बोलता है द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग यूज ऑफ लैंड एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सबसेक्शन 1 में आपको फॉलोइंग यूज देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहला ए बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एनी इंप्रूवमेंट मेड देयर ऑन, दूसरा बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ वेलिंग हाउस, तीसरा बोलता है एजुकेशनल पर्पस, चौथा बोलता है कमर्शियल पर्पस की बात, फिर बोलता है इंडस्ट्रियल पर्पस, माइंस एंड मिनरल्स की बात, फिर बोलता है कोई और पर्पस की बात जो कि ए से लेके ई में कवर नहीं हुए थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 2। ये बोलता है वेयर लैंड असिस्ट फॉर यूज फॉर एनी वन पर्पस इज डाइवर्टेड to any other purpose, the land revenue payable upon such land, notwithstanding that the term for which the assessment may have been fixed has not expired, be liable to assessment at the rate prescribed for the purpose to which it has been diverted। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस सेक्शन के कि हम यहाँ पे अगर एक पर्पस के लिए लैंड यूज़ कर रहे थे उसको अब हम डाइवर्ट कर देते हैं किसी और पर्पस के लिए, पर्पस ए से पर्पस बी के लिए, तो उस केस में क्या होगा उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसेक्शन जो 2 है ना वो ये कहता है कि सपोज किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था, मतलब असेसमेंट हुआ था कि 5 सालों तक ये अमाउंट रहेगा जो आपको एज ए लैंड रेवेन्यू इस पर्पस के लिए अगर आप लैंड यूज़ करोगे, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप लैंड यूज़ करोगे तो 5 सालों तक के लिए ये असेसमेंट है, ये इस हिसाब से आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। अब वो 5 सालों का पीरियड खत्म नहीं होता है और 3 साल के बाद आप उस लैंड को एजुकेशनल पर्पस के लिए डाइवर्ट कर लेते हैं, तो अब लैंड रेवेन्यू क्योंकि आपने पर्पस चेंज किया है तो चेंज होगा, तो उस केस में कैसे असेसमेंट होगी उसकी बात की जा रही है। फिर से आप देखिए क्या लिखता है, ये लिखता है कि वेयर लैंड असेस्ड फॉर यूज फॉर एनी वन पर्पस, हमारे एग्जाम्पल में एग्रीकल्चर पर्पस, इज डाइवर्टेड टू एनी अदर पर्पस, हमारे एग्जाम्पल में लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए थी, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, और अब डाइवर्ट हुई है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ठीक है, पर्पसेस के लिए।
the land revenue payable upon such land shall notwithstanding that the term for which the assessment may have been fixed has not expired. मतलब सपोज 5 सालों का पीरियड फिक्स किया गया था, वो एक्सपायर नहीं हुआ है. हमारे एग्जाम्पल में 3 साल एक्सपायर हो चुके हैं लेकिन 2 साल बचते हैं और 3 सालों के बाद जो है लैंड वो डाइवर्ट कर ली गई है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए. बी लायबल टू असेसमेंट एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस टू विच इट हैज़ बीन डाइवर्टेड. तो यहाँ पे लिखता है कि अब जो असेसमेंट होगा ना, जो रिमेनिंग पीरियड है, मतलब हमारे एग्जाम्पल में जो 2 सालों का पीरियड है, उसके लिए जिस पर्पस के लिए लैंड डाइवर्ट कर दी गई है उसके अकॉर्डिंग होगा. नेक्स्ट सबसेक्शन 3 देखते हैं. वेयर द लैंड हेल्ड फ्री फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू on condition of being used for any purpose is diverted to any other purpose, it shall become liable to the payment of land revenue and assessed at the rates prescribed for the purpose for which it has been diverted. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई लैंड थी, ठीक है, जो कि एग्जेम्प्टेड थी, अब लेकिन आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो ऐसे किसी पर्पस के लिए जो एग्जेम्प्टेड नहीं है. मतलब आपके पास 2 हेक्टेयर लैंड थी, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं कि 2 हेक्टेयर लैंड थी और हमने क्या पढ़ा है सेक्शन नंबर 50, just give me a moment. हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 58 ए में कि अगर 2 हेक्टेयर तक आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो एग्जेम्प्टेड होगी. ठीक है, तो वो एग्जेम्प्टेड थी, अब आपने उसे डाइवर्ट कर लिया है किसी और पर्पस के लिए. अगेन हम एजुकेशनल पर्पस के लिए उसको डाइवर्ट करते हैं, या यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट होगा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम डाइवर्ट करते हैं. तो अब तो वो पेएबल होगा ना लैंड रेवेन्यू. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पहले लैंड एग्जेम्प्टेड थी और बाद में अगर वो डाइवर्ट होती है ऐसे किसी पर्पस के लिए जहाँ पे लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है तो वो आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा. सबसेक्शन 4 कहता है कि वेयर लैंड असेस्ड फॉर यूज फॉर any one purpose is diverted to any other purpose and land revenue is assessed thereon under the provision of this section, the premium on such diversion shall be payable at the rate as may be prescribed. तो अगर डाइवर्जन होता है तो आपको जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है उसे एज ए प्रीमियम देना पड़ेगा. नेक्स्ट बोलता है सबसेक्शन 5, ये बोलता है whenever land assessed for one purpose is diverted to another purpose, the Bhumi Swami shall compute the premium and reassessed land revenue payable and deposit the amount so computed in the manner prescribed. तो यहाँ पे सबसेक्शन 5 में क्या कहा जा रहा है कि जो सपोज फिर सेम एग्जाम्पल लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए थी, ठीक है, अब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दी गई. तो जो भी अमाउंट ऑफ डिफरेंस होगा, मतलब जो भी अब आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा है, ठीक है, या तो पहले लैंड एग्जेम्प्ट थी तो अब आपको देना पड़ रहा है, या तो पहले आप कम या ज़्यादा दे रहे थे और अब आपको उसका रीअसेसमेंट करना पड़ रहा है. तो ये रीअसेसमेंट करेगा कौन? ये करेगा भूमि स्वामी. ठीक है, वो रीअसेसमेंट करेगा, कंप्यूट करेगा कितना प्रीमियम बनता है और उसे डिपॉजिट करेगा जो भी मैनर दे रखा है उस अकॉर्डिंग. सबसेक्शन 6 कहता है द भूमि स्वामी शेल गिव अ रिटर्न इंटीमेशन ऑफ सच डाइवर्जन टू एसडीओ. तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि देखो यहाँ से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि किसके पास पावर है रीअसेस करने की, तो वो भूमि स्वामी के पास पावर है. फिर इंटीमेशन किसको दी जाएगी उस बारे में, वो दी जाएगी एसडीओ को. ठीक है, अलॉन्ग विद रिसीट ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट अंडर सबसेक्शन 5. तो जितना भी आपने अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट किया ना सबसेक्शन 5 में, उसकी आपको रिसीट भी देनी पड़ेगी एज ए प्रूफ एसडीओ को कि भाई हमने इतना इतना कंप्यूट किया था, ये डिफरेंस आ रहा था, इतना अमाउंट बना था और हमने इसको डिपॉजिट किया, ये रही रिसीट. एंड द लैंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डाइवर्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन. और जिस दिन आप इंटीमेशन देते हो, जिस दिन आप इन्फॉर्मेशन देते हो, उस दिन से मान ली जाएगी कि आपकी लैंड डिफरेंट पर्पज के लिए डाइवर्ट हो गई है. अब हम आते हैं सबसेक्शन 7 पे. ये कहते हैं ऑन द रिसीट ऑफ इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 6 द SDO shall as soon as possible make inquiry into the correctness of the computation made by the Bhumi Swami and communicate to the Bhumi Swami either confirming the computation made under subsection 5 or informing him the correct amount of premium and land revenue payable. In the case the amount deposited under subsection 5 is less than the amount computed by the SDO, the difference shall be paid by the Bhumi Swami within 60 days of receipt of the intimation.
अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 7, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही जो एसडीओ है ना उसको इंटीमेशन मिलेगी, कौन सी इंटीमेशन, जो भूमि स्वामी ने दी सबसेक्शन 6 के अंदर, ठीक है, तो वो इंक्वायरी करेगा और वो ये पता करेगा कि भाई ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, मतलब करेक्ट कंप्यूटेशन की गई है भूमि की स्वामी के द्वारा या नहीं की गई है, ठीक है। और इस बात की कम्युनिकेशन देगा वो भूमि स्वामी को, मतलब इस बात को कम्युनिकेट करेगा वो कि मैं या तो कंफर्म कर रहा हूँ कि आपने जो रीअसेसमेंट किया वो सही है, या तो मैं वो बोल रहा हूँ कि गलत है और आपको करेक्ट बता रहा हूँ कि भाई इतना अमाउंट है, ये जो करेक्ट है ये आप दें, ठीक है। फिर से समझिए क्या हो रहा है कि जो भूमि स्वामी है ना वो सबसेक्शन 5 में कंप्यूट कर रहा है, ठीक है, कि भाई मैंने डाइवर्ट की थी लैंड एग्रीकल्चर पर्पसेस से इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और इसके डाइवर्जन में इतना इतना डिफरेंस आता है, रीअसेसमेंट के बाद इतना प्रीमियम बनता है और मैं इतना दे रहा हूँ। उसकी वो इन्फॉर्मेशन किसको देता है, सब डिविजनल ऑफिसर को देता है, रिटर्न इंटीमेशन। और रिटर्न इंटीमेशन देने के साथ साथ जो रिसीट थी ना पेमेंट ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू की, वो भी देता है। सबसेक्शन 6 में क्या हो रहा है कि जैसे एसडीओ को वो इंटीमेशन मिलती है तो वो एसडीओ है ना वो उसकी इंक्वायरी करेगा, वो देखेगा कि भाई सही भी अमाउंट पे हुआ है या नहीं। अब उसे अगर डिफरेंस समझ आता है कि नहीं सही नहीं हुआ है अमाउंट, तो वो करेक्शन करेगा उसमें और उसको बोलेगा कि भूमि स्वामी को बोलेगा कि आप 60 दिनों के अंदर जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ उसको डिपॉजिट करो। प्रोवाइजो कहता है that in the case the amount deposited under subsection 5 is greater than the amount computed by the SDO, the difference shall be refunded to भूमि स्वामी within 60 days। अब इस बात का ना प्रैक्टिकली बहुत कम यूज़ होता होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि जो जनरली ऐसा नहीं होता है, मतलब कहीं एक्सेप्शन में ऐसा होता भी होगा कि जो एसडीओ है वो कंप्यूट करने के बाद ये बोले कि नहीं आपने जो अमाउंट पे किया है वो ज़्यादा है और आपको रिफंड बनता है हमारी तरफ से, तो आप ये रिफंड लीजिए। और उसकी भी अवधि जो है, लिमिटेशन जो है वो 60 दिनों के अंदर है, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एसडीओ को 60 दिनों के अंदर 60 डेज के अंदर उसको भूमि स्वामी को रिफंड करना पड़ेगा अगर उसने ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 8 पे। ये कहता है द एसडीओ फेल्स टू कम्युनिकेट टू द भूमि स्वामी अंडर सबसेक्शन 7 within 5 years from the date of intimation received under subsection 6, the arrear of reassessed land revenue shall not be payable for the period exceeding 5 years। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि हमें, अगर आपको ऊपर के सबसेक्शन याद है कि लाइक आपको अगर ओवरव्यू याद है कि 7 में क्या था, सबसेक्शन 6 में क्या था, तो ये ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसेक्शन 7 में जो एसडीओ था उसको कम्युनिकेट करना था भूमि स्वामी को, ठीक है, इंटीमेशन देनी थी कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर ऐसा इंटीमेशन जो एसडीओ है वो भूमि स्वामी को नहीं देता है, तो इंटीमेशन ना देने की वजह से जो लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट है ना वो 5 साल तक की पेमेंट होगी। मतलब ये कहने का है यहाँ पे कि अगर सपोज आज आपको असेसमेंट डेट कि आप एसडीओ को 1 जनवरी 2021 को इंटीमेशन देनी थी, ठीक है, उसने इंटीमेशन नहीं दी और 5 साल जो है 5 इयर्स निकल गए, ठीक है, और 5 इयर्स का पीरियड खत्म हो चुका है और इंटीमेशन अभी तक नहीं दी गई है और 7 साल हो गए, तो जो आपको डिफरेंस है ना वो सिर्फ 5 सालों तक का ही देना पड़ेगा। 5 सालों के बाद का जो डिफरेंस है वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये एसडीओ की गलती है कि उसने कम्युनिकेट क्यों नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 इयर्स का जो पीरियड है उसे याद रखें। अब आते हैं सबसेक्शन 9 पे। ये कहता है इफ द भूमि स्वामी फेल्स टू गिव द इंटीमेशन ऑफ डाइवर्जन अंडर सबसेक्शन 6, द एसडीओ ऑन हिज ओन मोशन or on receiving such information shall compute the premium and reassess the land revenue payable on account of such diversion and also impose a penalty equal to 50% of the total amount payable। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भूमि स्वामी है ना उसको इंटीमेशन देनी थी सबसेक्शन 6 में एसडीओ को, किस बात की इंटीमेशन देनी थी कि मैंने इतना लैंड रेवेन्यू कैलकुलेट करके डाइवर्टेड पर्पस के लिए जो अब नया लैंड रेवेन्यू बनता है वो मैंने कैलकुलेट करके डिपॉजिट कर दिया है, उस बात की मैं इंटीमेशन दे रहा हूँ एसडीओ को और उसके साथ साथ एज अ प्रूफ रिसीट भी डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो ऐसा भूमि स्वामी को कहाँ करना था, सबसेक्शन 6 में करना था, वो नहीं करता, फेल कर जाता है ऐसा करने से। तो जो एसडीओ होगा ना या तो वो खुद या इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन उसको दे, तो उस केस में क्या करेगा, वो कंप्यूट करेगा प्रीमियम, ठीक है, और रीअसेस करेगा लैंड रेवेन्यू को जो भी अब बनता है देने का, तो वो कहेगा आप वो जो अब बनता है उसे दें, उसके साथ साथ 50% आप पेनल्टी भी दें क्योंकि आपकी गलती है कि आपने इंटीमेशन नहीं दिया।
provided that such reassessed land revenue shall be payable from the actual date of diversion subject to the maximum period of 5 years। ठीक है, तो जिस दिन डाइवर्जन हुई थी उसके 5 सालों तक का दिया जाएगा, 5 सालों से ज़्यादा का मांग नहीं सकता एसडीओ। एक और प्रोवाइजो है, ये कहता है provided further that no penalty shall be imposed for 1 year from the date of commencement of MPLRC 2018। तो मतलब 2018 की अमेंडमेंट आने के बाद 1 साल तक ऐसी कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। अब ये जो सबसेक्शन 9 था ना, ये सब्स्टिट्यूट हुआ है 2019 की अमेंडमेंट से। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। फिर से मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ कि इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 12 फरवरी 2020। ठीक है, अब हम आते हैं सबसेक्शन 10 पे। थोड़ा सा बोरिंग है बिकॉज बहुत सारे सबसेक्शन हैं, लेकिन एक बार आप स्टोरी कैसे समझ लेंगे तो इट वुड बी ईजी फॉर यू। तो यहाँ पे सबसेक्शन 10 कहता है द भूमि स्वामी शेल डाइवर्ट लैंड फॉर ओनली सच पर्पस एज इज परमिसिबल अंडर द लॉ गवर्निंग द यूज ऑफ लैंड फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स, प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन ऑफ द भूमि स्वामी or SDO under this section shall be construed as granting of permission to change use of land contrary to the provision of the applicable law। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि आप उसी लैंड के पर्पस के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी लैंड जो परमिसेबल है, और अगर कोई एक्शन भूमि स्वामी द्वारा लिया जाता है, SDO वाला द्वारा लिया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपको किसी ऐसे पर्पस में लैंड को डाइवर्ट करने की परमिशन मिल गई है जिस पे लॉ अप्लाई नहीं होता, मतलब जिसको लॉ अलाउ नहीं करता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे टेक एक्शन अगेंस्ट भूमि स्वामी फॉर सच डाइवर्जन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन। अब अगर भूमि स्वामी ऐसे किसी पर्पस के लिए लैंड को डाइवर्ट कर लेता है जो लॉ में प्रोवाइडेड नहीं थी, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। सबसेक्शन 11 कहता है द प्रीमियम एंड रीअसेस्ड लैंड रेवेन्यू शैल बी कंप्यूटेड एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द भूमि स्वामी अंडर सबसेक्शन 6 और द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय SDO अंडर सबसेक्शन 9 एज द केस में बी। अब जो प्रीमियम होगा एंड जो रीअसेसमेंट होगा लैंड रेवेन्यू का, वो कंप्यूट कब से किया जाएगा? तो जिस दिन भूमि स्वामी ने SDO को इंटीमेशन दी सबसेक्शन 6 में, उस दिन से, या तो जिस दिन सबसेक्शन 9 में SDO ने ऑर्डर पास किया, तो दोनों लाइक जिस केस पे जो चीज़ एप्लीकेबल होती है वहाँ पे उस अकॉर्डिंग उस डेट से प्रीमियम को रीअसेस कर दिया जाएगा। फिर सबसेक्शन 12 कहता है ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन पेंडिंग बिफोर द बोर्ड और एनी रेवेन्यू ऑफिसर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ MPLRC 2018 शैल stand abated and the SDO shall impose premium and assess the land revenue on account of diversion in accordance with the provision of this section। तो अब क्योंकि 2018 में अमेंडमेंट आई, तो अब उस वक्त भी तो कोई केसेस होंगे ना जो पेंडिंग होंगे, तो उस वक्त के लिए क्या होगा? तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो भी पुरानी चीज़ें थी उनको ख़त्म कर दी जाएगी और जो SDO होगा ना वो इम्पोज करेगा अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, अभी जो नया सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग डाइवर्ट करेगा और उसको इम्पोज करेगा और बोलेगा कि अब ये डिफरेंस आ रहा है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसे आपको पे करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है सेक्शन 59A असेसमेंट मेंट टू टेक इफेक्ट द ऑल्टरेशन और असेसमेंट मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59 शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द डाइवर्जन वाज मेड। तो जब डाइवर्जन बनाई गई तब माना जाएगा कि असेसमेंट तब से इफेक्ट में आई। 59B बोलता है रीअसेसमेंट ऑन डाइवर्जन ऑफ लैंड प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कोड। तो इस कोड के आने के पहले की बात कर रहा है रीअसेसमेंट ऑन डाइवर्जन। तो यहाँ बोलता है वेयर प्रायर टू द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड। तो अब यहाँ पे प्रायर टू द कमिंग ऑफ दिस कोड का मतलब कौन सा है? 1959 जब ओरिजिनली ये कोड आया था उसकी बात कर रहा है। तो वेयर प्रायर टू द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कोड लैंड इन एरिया एनी एरिया असेस्ड फॉर एनी वन पर्पस वाज सब्सिक्वेंटली डाइवर्टेड फॉर यूज टू एनी अदर पर्पस द लैंड रेवेन्यू पेएबल अपॉन सच लैंड शेल notwithstanding that the term for which the assessment may have been fixed has not expired be liable to be altered and assessed। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अगर सपोज प्रायर टू द commencement of this code कोई भी
लैंड इन एनी एरिया असेस्ड की गई थी किसी भी एक पर्पस के लिए और सब्सिक्वेंटली डाइवर्ट कर दी गई किसी और पर्पस के लिए, तो जो लैंड रेवेन्यू पेएबल होगा ऐसी लैंड पे, वो नॉट विथस्टैंडिंग दैट द टर्म फॉर विच द असेसमेंट में हैव बीन फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड बी लायबल, इसको देखो ब्रैकेट में डालिए आपको समझ आएगा, बी लायबल टू बी ऑल्टर्ड एंड असेस्ड, तो उसको ऑल्टर्ड करना पड़ेगा और उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 कहता है, अब ये जो 1 और 2 है ना, ये बता रहा है किस अकॉर्डिंग आप असेसमेंट करोगे। तो पहला बताता है इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस टू विच इट हैज़ बीन डाइवर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम, तो जिस पर्पस के लिए वो डाइवर्ट किया गया, द डेट ऑन विच सच डाइवर्जन वॉज मेड, इफ इन द एरिया कंसर्न वॉज इन फोर्स एनी इनेक्टमेंट रिपील्ड अंडर सेक्शन 261 विच कंटेन प्रोविजंस फॉर अल्टरेशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ सच डाइवर्जन। दूसरा बोलता है द डेट ऑफ कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दिस कोड, ठीक है, इस अकॉर्डिंग किया जाएगा। फिर इन द केस ऑफ ए अबव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सच रिपील्ड एक्ट एंड इन द केस ऑफ बी अबव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ठीक है। तो ए केस में जो रिपील्ड एक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, और बी केस में जो अब का एक्ट है मतलब 1959 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 60 जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। सेक्शन 60 कहता है असेसमेंट ऑफ अनअसेस्ड लैंड, कोई अगर लैंड है उसका, वो जो अनअसेस्ड है उसकी असेसमेंट किसके कहने पे की जाएगी। तो ऑल लैंड्स ऑन विच द असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड, द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड बाय द कलेक्टर इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड अंडर दिस कोड। तो किसके द्वारा की जाएगी असेसमेंट, कलेक्टर के द्वारा की जाएगी, और कैसे की जाएगी, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस कोड। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट कोई चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई सजेशन है तो सजेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी।